एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 4 और चैप्टर का नाम है न्यायपालिका। और अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो इस चैप्टर का नाम होगा चैप्टर नंबर होगा चैप्टर 5। ठीक है, नाम दोनों का एक ही है, न्यायपालिका। जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसमें भी और जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें भी। ठीक है, लेकिन जो नंबरिंग है वो चेंज है। इस वाली में है 4, न्यू वाली में, और ओल्ड वाली में है 5। और देखो साइड में ये जितनी भी प्लेलिस्ट लगी हुई है ये सभी मैंने पढ़ाई है। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सब का लिंक मिल जाएगा, तो आप इन सबको जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और इस चैप्टर का हमने थ्योरी वाला पोर्शन पहले कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो ये जो प्लेलिस्ट लगी हुई है इसी में जाकर आप देख सकते हैं, और इन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में न्यायपालिका के कितने स्तर हैं? ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी कि इसके 3 स्तर हैं। देखो अगर हम सबसे ऊपर वाली कोर्ट देखें तो सुप्रीम कोर्ट है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, उसके बाद उच्च न्यायालय आएगा, और सबसे नीचे स्तर की जो न्यायालय होती हैं उनको बोलते हैं अधीनस्थ न्यायालय या सिविल कोर्ट या फिर जिला न्यायालय। ठीक है, बहुत सारे नाम है एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जनहित याचिका दायर की जा सकती है? ए उच्च न्यायालय में, बी सर्वोच्च न्यायालय में, सी ए और बी दोनों में, डी भारत की किसी भी अदालत में। तो देखो जो जनहित याचिका है वो सर्वोच्च न्यायालय में यानी कि सुप्रीम कोर्ट में, सॉरी हाई कोर्ट में, या बी सर्वोच्च न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा सकती है। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ही आप दायर कर सकते हैं, बाकी किसी अदालत में नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायपालिका का कार्य नहीं है? ए विवादों का निपटारा करना। देखो किसी भी तरह का विवाद हो, चाहे जनता का विवाद हो, चाहे सरकार का विवाद हो, या राज्यों के आपस का विवाद हो, ये सब कौन निपटारा करता है? न्यायपालिका यानी कि कोर्ट। ठीक है, बी है कानूनों में संशोधन करना, सी है न्यायिक समीक्षा करना, यानी कि जब नए नियम बनते हैं तो जो न्यायालय है वो ये देखता है कि जो नियम नए बने हैं या जो नए कानून बने हैं वो संविधान के अकॉर्डिंग है या नहीं, या फिर संविधान के किसी भी अनुच्छेद का अगर वो उल्लंघन कर रहे हैं तो जो नगर पालिका है उसकी समीक्षा करता है कानूनों की, और संसद को दोबारा बोलता है कि इन कानूनों में संशोधन कर दीजिए, लेकिन वो खुद कभी भी संशोधन नहीं करता है। ठीक है, जो बी ऑप्शन है वो आपका गलत हो जाएगा। और कानूनों की रक्षा करता है, ये तो आपको मैंने बताया थ्योरी वाले पोर्शन में बार बार, कि हमारी संविधान जो हमारी रूल बुक है उसका संरक्षक कौन है? न्यायपालिका है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? ए है 20, बी है 21, सी है 22 और डी है 25। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, कि जो उच्च न्यायालयों की जो संख्या है वो है 25। और देखो सभी राज्यों के पास अपने अपने अलग अलग हाई कोर्ट है ना, यानी कि उच्च न्यायालय है कुछ राज्यों को छोड़कर। अब देखिए जैसे ये जो क्या कहते हैं, पंजाब और हरियाणा का जो एक ही है उच्च न्यायालय वो है चंडीगढ़ में। ठीक है, और अगर आप दूसरी तरफ देखें जो पूर्वोत्तर भारत है, यानी कि जो असम है, नागालैंड है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, इन सब का एक ही न्यायालय है गुवाहाटी। अब आप कहेंगे कि इतने सारे राज्यों का एक ही न्यायालय क्यों बनाया है, बाकी सबके पास तो अलग अलग है। तो ये जो न्यायालय बनाए जाते हैं या कोई भी निर्वाचित क्षेत्र बनाए जाते हैं ये जनसंख्या के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। अगर आप देखेंगे तो जो नागालैंड है, मिजोरम है, इन सब में क्या है, जो जनसंख्या है वो काफी कम है, तो जनसंख्या के आधार पर ही न्यायालय वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जनहित याचिका की व्यवस्था कब शुरू की गई? ए है 1980 में, बी है 1985 में, सी है 1990 में और डी है 1995 में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 5 का वो हो जाएगा पहला 1980 में की गई थी। और ये जनहित याचिका की जो सुविधा दी थी ये सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, यानी कि हमारे भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दी थी, ताकि जो आम जनता है उसकी पहुंच तक मतलब उसके साथ न्याय हो सके या उसकी पहुंच तक कानून रहे।
ठीक है, क्योंकि जो न्याय व्यवस्था है वो काफी महंगी पड़ती है गरीब लोगों के लिए। जो फीस है, कोर्ट फीस है या फिर आप कहें कि वकीलों की फीस है, वो काफी ज्यादा महंगी है। तो इसलिए इन्होंने आम जनता के लिए ये जनहित याचिका की व्यवस्था दी, और इस व्यवस्था में जो जनता है उसको कुछ भी बहुत ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। उनको क्या करना पड़ता है, एक लेटर लिखेंगे जो उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के लिए लिखा जाएगा, और जो भी आपकी समस्या है उसको उसमें लिख दीजिए। जैसे आपके आसपास पानी की सुविधा नहीं है, या आपकी नालियां बनी हुई नहीं है, या रोड की व्यवस्था ठीक नहीं है, कोई भी समस्या है जो जन की समस्या है, यानी कि जो पब्लिक की प्रॉब्लम है, वो आप लिख दीजिए। या आपके घर के आसपास बहुत ज्यादा गंदगी है, तो इससे संबंधित आप याचिका दायर कर सकते हैं हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, तो आपकी याचिका को वहां पर सुना जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जनहित याचिका यानी PIL से क्या तात्पर्य है। देखो PIL का मैं एक बार आपको मतलब बता देती हूँ। P माने पब्लिक, I माने इंटरेस्ट, और L माने लेटिगेशन, ठीक है, लेटिगेशन, L माने लेटिगेशन। आइए देखते हैं। ए है कुछ भी जिसमें जनहित हो। बी पीड़ित व्यक्ति द्वारा अदालत में जनहित में लाया गया मुकदमा। सी है किसी व्यक्ति द्वारा अदालत में जनहित में लाया गया मुकदमा। और डी है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जनहित में जारी किया गया निर्देश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, किसी व्यक्ति द्वारा अदालत में जनहित में लाया गया मुकदमा। यानी कि कोई एक व्यक्ति जो शिकायत कर रहा है, और वो जो जिस चीज के बारे में शिकायत हो रही है वो किसी एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, वो बहुत सारे व्यक्तियों की समस्या है। जैसे मिड डे मील की सुविधा दी गई थी PLI के अकॉर्डिंग, तो मिड डे मील किसी एक बच्चे के लिए थोड़ी ना है, वो तो भारत के सभी बच्चों के लिए है। तो अगर कोई समस्या बहुत सारे लोगों से रिलेटेड है, जैसे मैंने आपको बताया सड़क की समस्या है, या आपके गांव में स्कूल नहीं है, आपके शहर में हॉस्पिटल नहीं है अच्छे, तो इस सब से रिलेटेड आप जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, भारत में जनहित याचिका सर्वप्रथम किस मामले में स्वीकार की गई थी। ए है गोलकनाथ केस, बी है केशवानंद भारती केस, तीसरा है हुसन आरा खातून बनाम स्टेट ऑफ बिहार, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 7 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। ए राज्यपाल द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श पर, बी है मुख्यमंत्री द्वारा, सी है प्रधानमंत्री द्वारा, डी है विधायक या MLA द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए, राज्यपाल द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श पर जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, और देखो इसमें किसी भी नेता का हस्तक्षेप नहीं होता है। देखो मुख्यमंत्री एक तरह का नेता ही होता है, प्रधानमंत्री भी नेता होता है और विधायक भी। तो क्योंकि हमारी जो न्यायपालिका है उसको कैसा रखा गया है, स्वतंत्र रखा गया है। ठीक है, इन सब चीजों से स्वतंत्र रखा गया है। अगर इन सब का होल्ड होगा तो क्या होगा, न्याय ठीक से नहीं हो पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या इनके रिश्तेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, तो ये क्या करेंगे, ये वहां के जज पर दबाव बनाएंगे और जो न्याय व्यवस्था है वो पूरी तरह से खराब हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, हाई कोर्ट के मुख्य जज की नियुक्ति कौन करता है। हाई कोर्ट के मुख्य जज, ठीक है, हाई कोर्ट में बहुत सारे जज होते हैं, लेकिन उन सब जजों के ऊपर जो जज होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है। ए राष्ट्रपति राज्यपाल के परामर्श पर, बी मुख्यमंत्री, सी प्रधानमंत्री, डी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, राष्ट्रपति राज्यपाल के परामर्श पर। लेकिन बाकी जितने भी हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति होगी उसकी नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। लेकिन जो मुख्य वाला होगा उसकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन से केस फौजदारी कानून के अंतर्गत नहीं आता।
देखो फौजदारी कानून के अंतर्गत कौन से केस आते हैं, जो अपराध की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। जो अपराध होता है वो फौजदारी के अंतर्गत आता है, और जो अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी जाती है वो आपके दीवानी केस के अंतर्गत आती है। तो आइए देखते हैं। चोरी एक अपराध है, बी हत्या भी एक अपराध है, सी दहेज भी एक अपराध है, डी तलाक। देखो तलाक अधिकार वो अपराध नहीं है, ठीक है। तलाक क्या है, तलाक एक अधिकार की बात है ना। कोई व्यक्ति अगर सेपरेशन चाहता है, अलग अलग रहना चाहते हैं, तो देखा जाएगा कि उन दोनों में से किसी के भी अधिकार का हनन ना हो। और अगर महिला के पास कोई जॉब नहीं है, कोई कमाई का जरिया नहीं है, तो पुरुष द्वारा महिला को कुछ राहत के पैसे दिए जाते हैं, ठीक है, ताकि वो अपना गुजर बसर कर सके। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप ध्यान रखना कि फौजदारी के अंतर्गत कौन से मुकदमे आते हैं जिनमें अपराध की जो श्रेणी में आते हैं जितने भी केस, वो सब किसके अंतर्गत आएंगे, फौजदारी के अंतर्गत आएंगे। देखो चोरी ये सब क्या है, ये सब एक कहीं ना कहीं इसमें एक अपराध हो रहा है, ठीक है। मारपीट, हत्या, घरेलू हिंसा, ये सब फौजदारी के अंतर्गत आएंगे। और फौजदारी के केसों की क्या करते हैं, अगर आपके साथ कोई अपराधी अपराध कर रहा है तो आप क्या करेंगे, उसकी आप एफआईआर दर्ज कराते हैं, ठीक है। आप स्थानीय थाने में एफआईआर दर्ज कराएंगे, और इस जो केस में जो अंतिम निर्णय होगा उससे क्या डिसाइड होगा, जो अपराधी है उसको जुर्माना देना पड़ेगा या फिर उसको सजा काटनी पड़ेगी। जो भी उसके हिसाब से नियम होगा वही उसको करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से केस दीवानी कानून के अंतर्गत आते हैं। देखो मैंने आपको ऊपर बताया दीवानी कानून के अंतर्गत कौन कौन से केस आते हैं, जिन चीजों में अपराध अधिकार से रिलेटेड कोई चीज हो रही है, ठीक है। अगर आपके अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो कहाँ आएंगे, दीवानी कानूनों के अंतर्गत आएंगे। और जो दीवानी कानून के अंतर्गत मुकदमे आते हैं उनका एफआईआर दर्ज नहीं कराई जाती है, ठीक है। आप थाने में जाके एफआईआर नहीं करा सकते हो, आपको क्या कराना पड़ेगा, आपको कोर्ट में याचिका दायर करनी पड़ेगी, आपको कोर्ट से गुहार लगानी पड़ेगी कि आपके अधिकारों का हनन हो रहा है। अब देखते हैं दीवानी कानून के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। ए है तलाक। देखो तलाक में भी कई बार क्या होता है, किसी भी पक्ष को, पुरुष पक्ष को या महिला पक्ष को उसके अधिकारों का हनन हो रहा है तो उसको न्याय मिलेगा। जैसे कई बार जो पुरुष है उसके भी अधिकारों का हनन होता है, ज्यादातर बार क्या होता है, स्त्रियों का ही होता है, क्योंकि स्त्रियां जो होती हैं उनके पास कोई आजीविका चलाने का साधन नहीं होता, यानी कि उनके पास रोजगार नहीं होता है, तो वो किसकी डिमांड करती हैं, वो कुछ धनराशि की डिमांड करती हैं कि हर महीने उनको कुछ पैसे मिले ताकि वो उनका अपना खर्चा चल सके। नेक्स्ट क्या होता है कि बच्चा जो होता है, अगर छोटा बच्चा है तो उसको माँ की जरूरत होती है, तो वो चाहती है कि जो अधिकार है, बच्चे का अधिकार क्या है कि उसको 5 साल तक माता की सुविधा मिले, ठीक है। तो इससे रिलेटेड चीजें होती हैं। बी है किराया। देखो अगर मकान मालिक किसी किराएदार के साथ गलत व्यवहार कर रहा है या कुछ भी उसके साथ गलत कर रहा है तो वो मुकदमा दायर कर सकता है। या फिर जो किराएदार है मकान मालिक के साथ गलत कर रहा है कि उसका घर खाली नहीं कर रहा है, उसको जरूरत है फिर भी, या फिर टाइम पे किराया नहीं दे रहा है, इस तरह की जो भी चीजें होती हैं वो किसके अंतर्गत आएंगी, दीवानी के अंतर्गत, क्योंकि ये क्या है, एक अधिकार की बात हो रही है, ठीक है। मकान किसका है या किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, जो भी चीजें वो। 80 है चीजों की खरीदी। देखो खरीदी से यह मतलब है कि अगर हम कोई सामान खरीद रहे हैं, अगर हमारे सामान में मिलावट करके दे रहा है कोई, या हमें गलत चीज दे रहा है, तो हम उसके खिलाफ भी मुकदमा दायर कर सकते हैं दीवानी कोर्ट में, ठीक है। तो इसके जो उपयुक्त आंसर हो जाएंगे वो सभी सही हैं, ठीक है। ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, दीवानी के अंतर्गत आते हैं। और देखो एक चीज में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, मैंने थ्योरी वाले पोर्शन में भी बताया था, अभी भी बता रही हूँ कि जो तलाक है वो दीवानी के अंतर्गत आता है, तलाक किसके अंतर्गत आता है, दीवानी के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर वहीं आप दहेज देखें तो दहेज फौजदारी के अंतर्गत आता है, क्योंकि दहेज में क्या होता है, एक तरह से अपराध होता है, प्रताड़ना होती है, मानसिक या शारीरिक, ठीक है, कई बार मारपीट भी होती है,
ठीक है। और घरेलू हिंसा भी देखो इसके फौजदारी के अंतर्गत ही आएगी, लेकिन जो तलाक है वो किसके अंतर्गत आएगा, दीवानी के अंतर्गत आएगा। तो इस चीज में कंफ्यूजन होता है, ठीक है। और अगर जमीन की खरीदी बिक्री से संबंधित जितनी भी चीजें होती हैं वो दीवानी कानून के अंतर्गत ही आती हैं। जमीन से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी, कई बार भाई भाइयों में लड़ाई होती है कि मेरा हिस्सा इतना है, तेरा हिस्सा इतना है, उस तरह से जो चीजें होती हैं वो दीवानी के अंतर्गत आती हैं। या घर मकान दुकान, ये खरीद बिक्री पर जो भी समस्याएं होती हैं तो वो किसके अंतर्गत आएंगी, दीवानी कानून के अंतर्गत आएंगी। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर मेरी वीडियो को लाइक कर देना, और जो भी फ्रेंड आपके फ्री में एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं उन फ्रेंडों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।